नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। और दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको लेकर के छात्रों के मन में हमेशा संदेह रहता है और एक स्पष्टता भी नहीं है। तो जो टॉपिक हमारा है वो दो शब्दों के बीच अंतर से जुड़ा है। कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये आपके शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। आपने अमूमन इन शब्दों का प्रयोग भी काफ़ी बार किया होगा। और आप कई बार इंटरचेंजेबली भी इनका उपयोग करते हैं। मतलब आप सब में से हर किसी ने, जिसने इतिहास पढ़ा है, उसने कम से कम ये शब्द तो ज़रूर प्रयोग किए होंगे, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कई बार आपने हड़प्पा संस्कृति कहा होगा और कई बार आपने इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना होगा। साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर, ये दोनों ही वर्ड जो है हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या इन दोनों शब्दों के बीच में कोई अंतर है या दोनों शब्दों का मतलब एक ही है? इसी चीज़ को समझने का प्रयास हम करेंगे। और इस कड़ी में जिन चरणों से हम गुजरेंगे, उसमें जो पहला चरण हमारा होगा, उसमें हम सभ्यता शब्द का अर्थ समझेंगे। सॉरी, संस्कृति शब्द का अर्थ समझेंगे पहले। ठीक है, कि आखिरकार संस्कृति शब्द क्या है। पहला काम होगा हमारा संस्कृति शब्द का अर्थ। एक तो जो हमारा स्थानीय जो वैदिक साहित्य है उसके हिसाब से क्या अर्थ है, और जो अंग्रेजी साहित्य है उसके हिसाब से क्या, ये दोनों हम इसमें समझेंगे। सेकेंड लेवल पर हम जो है सभ्यता शब्द का अर्थ समझेंगे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या इसका अर्थ निकलता है, भौतिकवादी चिंतन क्या कहता है के बारे में, भारतीय सभ्यता में किस बारे में किस तरह से चर्चा की गई है, वैदिक साहित्य में किस तरह से चर्चा की गई है, पुरातत्वविद इस शब्द को किस तरह से देखते हैं, और समाजशास्त्र की दृष्टि से इसे कैसे देखा जाता है। और फिर इसके बाद में तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद, जब हमारा ज्ञान संस्कृति और सभ्यता शब्द के बारे में हम स्पष्ट हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का संबंध जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों के बीच संबंध जो है उसे स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए अपनी कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। और भूमिका के रूप में मैं आपको संस्कृति के बारे में चर्चा शुरू करता हूँ, संस्कृति के बारे में समझा। दोस्तों, संस्कृति क्या है? दोस्तों, संस्कृति को हम मान सकते हैं कि संस्कृति एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास में हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक अमूल्य निधि, हम इसको कह सकते हैं। आप जानते हैं, आज जिस भी संस्कृति में आप जीते हैं वो आपकी नहीं है। वो संस्कृति कई वर्षों से विकसित होने के पश्चात हमारे पास में आई है। और ये हमें किसने दी? ये हमें हमारी पिछली पीढ़ियों से जो है एक धरोहर के रूप में मिली है, जिसको हमें अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना होता है। संस्कृति अगर ना हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि संस्कृति के अभाव में मानव पशु समान है। ठीक है, अभाव में मानव पशु समान है। क्यों? क्योंकि अगर मानव को पशु से कोई चीज़ अलग करती है तो वो है हमारी संस्कृति, हमारा बौद्धिक जो नैतिकता, विचार और जिस तरह से सोचने की क्षमता का हमने प्रयोग किया है अपने जीवन को विशेष बनाने के लिए। ठीक है, उसी के लिए हम जो है संस्कृति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम अलग अलग तरह के शब्द सुनते हैं, जैसे कि भारतीय संस्कृति या फिर पाश्चात्य संस्कृति। ठीक है, पुरातत्वविदों की दृष्टि में हम सुनते हैं जैसे कि आपके ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो युग आप पढ़ते हैं, बैराट की संस्कृति अलग पढ़ते हैं आप, बागोर की संस्कृति आप अलग पढ़ते हैं, गणेश्वर की संस्कृति पढ़ते हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं कुछ विशेष सूचक है, तभी तो हम इनको अलग अलग कह रहे हैं। अब भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, दोनों में कुछ ना कुछ तत्व तो अलग है ही। ठीक है, और कुछ ना कुछ अलग अलग विशेष प्रकार के उनके उद्देश्य भी हैं जिनकी ओर वो बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं हम कि संस्कृति क्या करती है? संस्कृति मानव को प्रगतिशील बनाती है, मनुष्य आगे बढ़ता है और अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाता है। हालांकि परिवर्तन की गति बहुत धीरे होती है, लेकिन ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो रेगुलरली चलती रहती है। अब संस्कृति हमको कैसे पता चलती है कि किन चीज़ों में हमें संस्कृति दिखती है? बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर संस्कृति हमको दिखती है। आपके दर्शन क्षेत्र में संस्कृति आपको दिखती है। ठीक है, आपकी कला का क्षेत्र जब होता है वहाँ पर आपको संस्कृति दिखती है। साहित्य के जो भी रचनाएं हमारी होती है उनमें हमको हमारी संस्कृति की झलक मिलती है। ठीक है, इसके बाद में विज्ञान के क्षेत्र में हमको इसकी झलक देखने को मिलती है।
धर्म के क्षेत्र में हमको संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, सामाजिक हमारा आचार विचार, हमारे एटिकेट्स, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें अभिव्यक्त करते हैं हमारी संस्कृति। संस्कृति का प्रदर्शन इसमें। चलिए तो अब हम शाब्दिक अर्थ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संस्कृति शब्द के शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले मैं आपको भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, जो भारतीय वैदिक साहित्य में जो वर्णन है, ठीक है, संस्कृत भाषा में जो वर्णन है, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो जब भी आप इसके बारे में बात करते हो तो आप दो शब्द विशेषों पर बात करते हो। एक तो है सम और दूसरा है कृति। ठीक है, संस्कृति जो बनता है इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है सम और दूसरा है कृति। सम शब्द जो है ये सम्यक को दर्शाता है। सम्यक कोई भी वस्तु है, कोई समान रूप से किसी वस्तु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर हम सम्यक शब्द का प्रयोग करते हैं। और कृति शब्द क्या है? कृति शब्द दर्शाती है आपके कोई भी क्रियाकलाप जो आप रेगुलरली करते हैं, ठीक है, या फिर आपकी कुछ इच्छाएं, कुछ चेष्टाएं जिनकी पूर्ति आप करना चाहते हो, उसके लिए हम जो है कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सम्यक रूप से की जाने वाली, अर्थात समाज के एक विशिष्ट वर्ग के सभी लोगों द्वारा, ठीक है, जो लगातार कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लगातार उनको आदर्श रूप में अपने जीवन में अपना रहे हैं, क्योंकि चेष्टा पर हमारे क्रियाकलाप आधारित है। हम क्या बनना चाहते हैं, कैसी हमारी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, सम्यक रूप से जो सभी लोगों द्वारा उस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उनके लिए हम जो है क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या करता है? अब इसको दर्शाने के लिए आपको मुझे इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। इंग्लिश शब्द जो है वो है हमारा कल्चर शब्द, ठीक है, CULTURE। ये कल्चर शब्द जो है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। हालांकि हिंदी भाषा में अगर संस्कृत में देखें तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो होगा कृष्टि। कल्चर के लिए संस्कृति शब्द गलत रूप से प्रयोग किया जाता है, इसके लिए जो शब्द है वो है कृष्टि। अब ये कृष्टि शब्द आपको समझा देगा कि भैया संस्कृति क्या है। दोस्तों, कृष्टि शब्द कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और कृषि कार्य में हम क्या करते हैं? हमारी जो भूमि है उसका भूमि का शोधन करते हैं, ठीक है, बोने से पहले भूमि का शोधन करते हैं। शोधन के पश्चात, शोधन का मतलब होता है उसमें कोई खरपतवार हो, उसमें किसी प्रकार के कोई तत्वों की कमी है, उनकी पूर्ति करके उसको बैलेंस्ड स्थिति में लेकर के आते हैं, एक आदर्श स्थिति में, और उसके बाद में उसमें बीजारोपण किया जाता है। बीजारोपण के बाद में हम सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, और एक बेहतरीन फसल जो है उसको विकसित करने का काम हमारा होता है। इसी तरह से दोस्तों संस्कृति भी काम करती है। संस्कृति जो है मानव के मन में, संस्कृति कहाँ पर स्थित है? मानव मन में। संस्कृति मानव के मन में संस्कारों का विकास करती है, ठीक है, ये मनुष्य के मन का परिमार्जन करती है, शोधन करती है, हमारे मन को बेहतर बनाती है, हमें कुछ उच्च आदर्शों की ओर लेकर के जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को निर्मल बनाए। जिस प्रकार कृषि कार्य भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार मानव मन में संस्कार जो है उनका विकास करके हमारे मन को विकार रहित शुद्ध बनाने का काम इसका करना होता है संस्कृति। क्योंकि संस्कृत किसको कहा जाता है? संस्कृत वो है जो शुद्ध है, जो निर्मल है। तो निर्मलता लाने का जो काम है वही जो है संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो इतनी बातें कही गई है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर जो संस्कृति है उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है मानवता का मेरुदंड। अगर आपके जीवन में संस्कृति का अभाव है तो आप में और एक पशु में कोई अंतर नहीं है। ये बात जो है कई विद्वान हमारे कह गए हैं। संस्कृति पूरे व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में होने के बाद में पूरे समाज में, जातियों में, हर एक जगह आदर्श स्थापित। उन आदर्शों का परिवार जो है हमको पालन करना होता है, उन आदर्शों की ओर हमको आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे मन में वो स्थापित होते हैं, कुछ तत्व, कुछ मूल्य जो है हमारे मन में इसमें स्थापित होते हैं, और धीरे धीरे वो विकसित रहते हैं। उसी तरह से संस्कृति भी आगे विकसित होती है। अब हम कहते हैं कि आजकल की संस्कृति बिगड़ रही है, इसका मतलब क्या है? प्राचीन समय में जो भी मूल्य हमारे लिए स्थापित किए गए हैं, जो क्रियाकलाप हमारे लिए स्थापित किए गए थे, उनके गिरावट को जो है हम इस तरह से देखते हैं। अब पुरातत्वविदों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इसे थोड़ा अलग तरीके से दर्शाया है, ठीक है। पूरा देखो, हर एक पहलू को देखना जरूरी है। जैसे कि आप जब भी पुरातत्वविद की बात करोगे, किसी आर्कियोलॉजिस्ट की बात करोगे, तो वो संस्कृति का कुछ अलग ही विकास जो है दर्शाएगा, आपको लिखा हुआ भी अलग ही मिलेगा।
पुरातत्वविद क्या कहते हैं, चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पुरातत्वविद जो है हमारे जीवन की शुरुआत जब मनुष्य की होती है, तो मनुष्य के जो जीवन की भौतिकता के आधार पर, मतलब जो दिख रहा है, अलग-अलग सभ्यताएँ जो हमको दिखती है, अलग-अलग संस्कृति जो दिखती है, भौतिकता के आधार पर जो विकास हो रहा है, हमारा जो भी विकास हुआ है, उसी के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग कर देती है। कैसे कि मनुष्य की अगर मैं बात करूँ, तो मनुष्य शुरुआत में क्या था? आदिम जीव था, ठीक है? शुरुआत में मनुष्य आदिम था। उसके बाद में उसने अपने ज्ञान में वृद्धि की और वो क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा, ठीक है? धीरे-धीरे मनुष्य ने पशुपालन जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसके बाद में क्या हुआ? जब वो आगे बढ़ा, उसने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है? धातु प्रयोग के माध्यम से उसने बहुत से औजार बनाए, जंगलों को साफ किया, युद्ध किए, इस तरह की गतिविधियाँ की। फिर उसने क्या किया? उसने नगरों का निर्माण किया, ठीक है? नगर निर्माण वो करने लगा। फिर उसने अपनी साक्षरता अर्जित की, वो पढ़ने लगा, लिपि अपनी उसने बनाई, ठीक है? इस तरह से एक-एक करके अंत में उसने क्या किया? सभ्यता का निर्माण कर दिया, ठीक है? तो जो संस्कृति है, उसको ये मानते हैं कि इस तरह से जो ये गतिविधियाँ हो रही है, ये सभी उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति है कि वहाँ पर किस काल में कौन-सी गति, जैसे अब मान लो, एक क्षेत्र में आप नवपाषाण संस्कृति की बात करते हो और दूसरे क्षेत्र में आप जो है उसी समय ताम्रपाषाण संस्कृति की बात करते हो, तो आप उस चरण को दर्शा रहे हो जिस स्थिति पर मनुष्य उस समय स्थित है। तो प्राकृतिक विकास की जो अवस्था है, उसको दर्शाने का प्रयास पुरातत्वविद जो है, वो संस्कृति के माध्यम से करते हैं। ठीक है? समाजशास्त्री भी इसी तरह से बात करते हैं। समाजशास्त्री क्या कहते हैं? जैसे कि टाइलर नामक हमारे एक समाजशास्त्री हैं, वो भी संस्कृति को लगभग इसी तरह से जो प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है, उसी में दर्शाते हैं। समाजशास्त्रियों के आधार पर अगर मैं बात करूँ, टाइलर कहते हैं कि संस्कृति को एक यूनिट हम मान सकते हैं, एक इकाई मान सकते हैं और ये इकाई क्या करती है? ये इकाई है जिसमें ज्ञान, हमारी जो विज्ञान की बातें जितनी भी हम देखते हैं, कला हो गई, हमारे रीति-रिवाज हो गए, ठीक है? जो भी इनसे जुड़ी योग्यताएँ, इकाई जो योग्यताओं को दर्शाती है, जो भी योग्यता हमने अर्जित की है, ठीक है? जो योग्यताएँ हमने अर्जित की है, उनको दर्शाने का काम करती है कौन? संस्कृति। समाजशास्त्रियों के हिसाब से इस तरह का कुछ वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बहुत से विद्वान इस चीज़ को भी यहाँ पर मानते हैं। तो दोस्तों ये एक विशेष विश्लेषण हो गया हमारी तरफ से जितना भी संस्कृति का हम कर सकते थे। ये बेसिक विश्लेषण है अलग-अलग चीज़ों का। अब हम जो है बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर जिसको हम बोलते हैं सभ्यता। भाई ये सभ्यता क्या है? देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपने संस्कृति के बारे में जो अभी तक सीखा, उसमें आपने ये सीखा कि जहाँ तक हमारे वैदिक साहित्य का बात करें, वैदिक साहित्य हमको क्या कह रहा है? वैदिक साहित्य हमको कहता है कि मानव मन में संस्कारों का विकास करके उसको निर्मल करने, उसको शुद्ध करने, उसको आदर्श स्थिति में स्थापित करने का काम संस्कृति। इस तरह से जैसे भूमि का शोधन करके हम बीजारोपण करते हैं, उसी प्रकार का काम वो करते हैं। पुरातत्वविद इसे प्रकृति से जोड़ते हुए उस भौतिक स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें मनुष्य किसी समय विशेष पर स्थित है। तो अलग-अलग कालखंड में हमने अलग-अलग रूपों में अपने जीवन का यापन किया है और उसी के लिए पुरातत्वविद संस्कृति का उपयोग कर देते हैं। जबकि समाजशास्त्री इसको उन योग्यताओं के रूप में दर्शाते हैं जो मनुष्य ने एक लंबे समय में अर्जित की है। ये अलग-अलग विकास जो है, भावनाओं के रूप में अलग-अलग व्याख्या जो है इसकी की गई है। नेक्स्ट जिस शब्द की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ उसको बोलते हैं हम सभ्यता। अभी अंतर की तरफ आप मत जाइए, अभी आप केवल शब्द का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको कुछ याद रहे ना रहे, अगर शाब्दिक अर्थ भी आपको याद है, तो आप दोनों को डिफाइन अच्छी तरह से कर पाओगे। सामान्यतः हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग कई बार एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ में जहाँ पर हम बोलते हैं सिविलाइजेशन शब्द का जब हम बोलते हैं, यहाँ पर जेड की जगह एस भी आ सकता है। सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग करते समय हम दो शब्दों की बात करते हैं, जिसको हम या तो बोल सकते हैं सिविस या बोल सकते हैं सिविटास, ठीक है? सिविटस या सिविस, इनका मतलब क्या है? ये शब्द जो है सीधे सीधे किसी नगर निवासी के लिए है। शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति जो है, नगर निवासी या नगर। अब देखो आप कभी भी जब किसी सभ्यता की बात कर रहे हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर रहे हो, आप मौर्य सभ्यता की बात कर रहे हो, तो नगरीकरण की आप बात कर रहे हो। उस समय के में क्या हो रहा है, वहाँ पर
नगरीकरण हो रहा है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया, जैसे आप मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, कहीं न कहीं नगरीकरण की एक स्थिति आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपके सिविलाइज़ेशन शब्द का पाश्चात्य वर्गीकरण है, पाश्चात्य मतलब है। तो ये एक अवस्था को दर्शाता है। कौन-सी अवस्था को? अब देखो, संस्कृति में तो हम लगभग सभी अवस्थाओं की बात कर रहे थे, मनुष्य कहाँ-कहाँ जा रहा है। लेकिन सभ्यता में हम कह रहे हैं कि मनुष्य जब यायावर जीवन जिसको बोलते हैं, यायावर जीवन मतलब जब वो नोमैडिक कल्चर में रहता है, ठीक है? नोमैडिक कल्चर मतलब खानाबदोश जीवन, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ठीक है? यायावर आप कह सकते हैं, आप नोमैडिक इसको बोल सकते हैं, आप इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। खानाबदोश जीवन जब जी रहा था, वहाँ से मनुष्य बाहर निकलता है, ठीक है? अपने आप में परिवर्तन करता है, स्थायी जीवन जीना शुरू करता है। स्थायी रूप से वो जीवन जीना शुरू करता है। वो अपने नगर बसाता है, ठीक है? स्थायी निवास को वो विकसित करता है, शिक्षा वो प्राप्त करता है, वो शिक्षित हो जाता है, ठीक है? और उसके व्यवहार में जटिलता आती है, व्यवहार जटिल हो जाता है। अब वो जो भी कार्य करता है उसको कुछ तरीकों से, कुछ तरीकों में, कुछ विशेष मानदंडों के अनुसार करना। तो ये शब्द जो है वो आपके नगर निवासी या सिविलाइजेशन की ओर दर्शाता है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत शब्द भाषा जो है ना क्लियर ज़्यादा करती है। संस्कृत भाषा को जब आप पढ़ोगे, शब्द का मतलब आपको ज़्यादा क्लियर। संस्कृत इसको दिखाती है सभ्राक शब्द से। सभ्यता जो है सभाकृत शब्द से दिखती है, और इसका जो मतलब है वही आपको बता देगा कि क्या होती है सभ्यता। सभा में बैठने की जो योग्यता है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सभ्यता। तो ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं और इनको आप बहुत शालीनता के साथ आराम आराम से समझें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। सभाकृत शब्द का मतलब है सभा में बैठने की योग्यता। अब सभा में बैठने की योग्यता कब आएगी? जब आप कुछ नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि सभा में बैठते हैं जब कोई भी लोग, तो वो कुछ नियमों से बंधे होते हैं। नियमों का पालन, जिसको हम बोलते हैं शिष्टाचार। भाई नियमों का पालन करते हो आप, हाथ मिलाना लोगों से, आवाज़ नहीं करना, ठीक है? किसी तरह का शोरगुल ना करना। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द सभा में आप बैठे हो, विद्वानों की सभा में बैठे हो, आप शोक सभा में बैठे हो, अपने मित्रों की मंडली की सभा में बैठे हो, उनके कुछ न कुछ अपने रीति-रिवाज़, कुछ नियम, कानून, कायदे हैं, जिनका प्रयोग आपको करना है, ठीक है? तो एक तरह से कोई सभ्य नागरिक जो हैं, उनका बोध होता है। सभ्य नागरिकता जो है उनका बोध हमको यहाँ पर, उसी के लिए हम जो है सभ्यता शब्द का प्रयोग कर देते हैं। देखो आपको अंतर दिख रहा होगा कि भाई सर देखो, संस्कृति और सभ्यता को एक नहीं बोल सकते। संस्कृति जहाँ पर लंबे समय से हमारे जीवन में विभिन्न मूल्यों की स्थापना की वजह से जो निर्मलता आती है और जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में जिसका प्रदर्शन होता है, वो संस्कृति के रूप में आती है। वो चाहे आपका कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, कोई सा भी क्षेत्र हो वहाँ पर। सभाग्र शब्द जो है वो आपके एक नगरीय क्षेत्र में रहने और इसके साथ साथ कुछ नीति नियमों से बंधे होने, अपने कर्तव्य का बोध होने, अपने दायित्वों की पूर्ति करने और बहुत सी चीज़ों को जहाँ पर आप एक उन्नत स्तर को दर्शाने का प्रयास करते हो, उनसे जुड़ा हो। तो सुनियोजित संगठित क्रियाकलाप जो हमारे हैं, वो किसमें होते हैं? सभ्यता शब्द में होते हैं। तो सभ्यता को हम ये भी कह सकते हैं ना कि समाज में रहने के लिए जो आवश्यक योग्यता, शिष्टता जो चाहिए होती है, जब वो आ जाती है, तब उस क्षेत्र को हम सभ्यता के रूप में कहते हैं। सभ्य का मतलब क्या है? शिष्ट। सभ्य शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो व्यक्ति शिष्ट है, जिसका व्यवहार शिष्ट है, ठीक है? जो कर्तव्य का बोध करना जानता है और जो नियमों से बंधा हुआ है, वो व्यक्ति शिष्ट कहलाता है, ठीक है? अब बात आएगी कि सर फिर अब आप मुझे ये समझाइए कि सभ्यता और आपका जो संस्कृति है, इसमें संबंध क्या है? चलिए, तो इनके संबंध को भी देख लेते हैं कि दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, तो मैं उस संबंध को भी दर्शाने का प्रयास यहाँ पर आपको करूँगा। आज के समय में हम संस्कृति और सभ्यता को भौतिक विकास का पर्याय मानते हैं, ठीक है? लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी भी नहीं कहा गया कि केवल भौतिक सभ्यता का ही भौतिकता का ही ये परिमाण है। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो मैं धर्म, दर्शन, साहित्य, कला जिनकी बात कर रहा हूँ, ये केवल सभ्यता में ही नहीं, संस्कृति में ही नहीं, अभी तो सभ्यता में भी इनका रोल है, ठीक है? वो कैसे है मैं बताता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में। सभ्यता में संबंध पर हम चर्चा कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि दोनों में, आप चाहे सभ्यता की बात करें चाहे आप संस्कृति की बात करें, दोनों में ही आपके धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, राजनीति, शिल्प, इन सभी चीजों की प्रधानता होती है। ठीक है। अंतर क्या है? अंतर है, सभ्यता को अगर हम देखें, सभ्यता एक उच्च आकांक्षा रखने वाली है। ठीक है, क्या बोलेंगे? उच्च आकांक्षा रखने वाली प्रवृत्ति है, जहां आप उच्चता की ओर प्राप्त होते हो कि ये चीज श्रेष्ठ हो जाए, सबसे बेहतरीन हो जाए। उच्च आकांक्षा जब आपकी दिखने को लगती है, उसकी तरफ जब आप प्रदर्शन करने लगते हो, ठीक है, तब हम उसको देखने लगते हैं। संस्कृति में हम क्या बोलेंगे? हम उच्च विचारों की बात करते हैं। ठीक है, उच्च विचार हमारे हो जाए। ठीक है। आदर्श की बात हम करते हैं संस्कृति में। संस्कृति में हम आदर्शों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से दोनों में सामंजस्य है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि सभ्यता एक तरह का साधन है, ठीक है, और संस्कृति एक तरह का साध्य है। क्यों? क्योंकि जब भी आप संस्कृति को प्राप्त करने का प्रयास करते हो, तो आपको एक सभ्यता के दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक है। आप जब बेहतरीन संस्कृति बनने जा रहे हो, उसी समय आप एक बेहतरीन सभ्यता बन चुके होते हो। बेहतरीन सभ्यता बोले तो आपकी जो विचार हैं, आपका जो प्रदर्शन है, वो नियमों से बंधा होता है। उसमें एक अच्छा प्रदर्शन करने का सदैव प्रयास आप करते हो। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती है। दोनों दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाती है। कैसे? संस्कृति आपकी आत्मा है। संस्कृति क्या है? संस्कृति आपकी आत्मा है, तो सभ्यता आपका शरीर है। आपकी आत्मा जितनी निर्मल होगी, आपका शरीर उतना ही तेजशाली होगा। ठीक है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर यही है कि संस्कृति आपकी आत्मा को दर्शाती है, वो आपके वैचारिक शुद्धिकरण को दर्शाती है, जबकि जो सभ्यता है वो आपकी बाह्य शुद्धिकरण को दर्शाती है। मतलब आप अच्छे नहा धो करके और बेहतरीन तरीके से किसी के सामने जाएं, तो वो केवल आपके शरीर को दर्शाएगा। लेकिन अगर आपके मन की सफाई करनी है, तो उसके लिए आपको सांस्कृतिक होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छे संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। बाहरी दिखावे से आप सभ्य तो हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत व्यक्ति नहीं हो सकते। ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है। एक जहां व्यक्तिगत शुद्धिकरण प्रदर्शन को दर्शाता है संस्कृति, वहीं सभ्यता जो है समाज में आपकी शुद्धिकरण को दर्शाता है। समाज में आप किस तरह से दिखते हैं उसको दर्शाता है। एक और अंतर यह है कि सभ्यता को आप आसानी से माप सकते हो। किसी व्यक्ति को सभ्य कहना ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से माप सकते हो, सरल है। ठीक है। लेकिन संस्कृति को मापना कठिन है। क्यों? क्योंकि संस्कृति में आपको बहुत से गुणों पर ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्ति हो सकता है एक गुण में अच्छा हो, लेकिन बाकी गुणों में वो खराब हो। ठीक है। तो बाहर से आप मूल्यवान वस्त्र पहन करके चले जाएं, तो आप सभ्य कहला जाएंगे, लेकिन आंतरिक आपके मन को जांचना इतना सरल नहीं है। उसके लिए आपके टच में आना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, आपके व्यवहार को देखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ों के बाद में हमें पता चल पाएगा। ठीक है, वो चीज़ें। इसी तरह से एक और जो है वो इनकी गति में है। एक जहाँ तीव्र है, दूसरी मंद है। आपकी सभ्यता की गति बहुत तीव्र है। अब आप देखिए, मनुष्य के शुरुआती काल से अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, तो पुरा पाषाण संस्कृति में जब मनुष्य जी रहा था, कितने सालों तक मनुष्य जीता रहा। ठीक है। उसके बाद में नव पाषाण क्रांति भी जब हुई, तो कितने सालों तक हम शुरुआती खेती के जो है तरीकों को अपनाते रहे और उनको विकसित करते रहे। लेकिन अगर हम सभ्यताओं की बात करें, तो सभ्यताओं का कालखंड आपको ज़्यादा दिन का नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारी सिंधु सभ्यता है, तो वो मुश्किल से 2-3 हज़ार साल तक रही होगी। लेकिन उससे पहले नवपाषाण क्रांति तो 10,000 साल पहले शुरू होकर के और आज तक भी बनी हुई है। तो यहाँ से भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एक जहाँ पर स्थायी है, वहीं दूसरी अस्थायी है। आपकी जो, एक मिनट, हाँ, इस तरह से लिख देते हैं, अस्थायी है क्या? सभ्यता। जबकि स्थिर कौन सी है या स्थायी कौन सी है? आपकी संस्कृति। संस्कृति बनी रहती है। आज भी आप वैदिक संस्कृति का प्रयोग करते हैं। क्या आप में से कोई आज भी मुझे बता सकता है सिंधु सभ्यता का कहीं प्रयोग होता है? नहीं। सिंधु सभ्यता नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसको टेक ओवर कर लिया गया है आने वाली सभ्यताओं द्वारा। सभ्यता एक समय आने के साथ साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृतियां बनी रहती है। इतने सालों पहले जो वैदिक संस्कृति शुरू हुई थी, वो आज आधुनिक युग में भी, आधुनिक सभ्यता में भी, 21वीं सदी की सभ्यता में भी वैसी की वैसी बनी हुई है। और लोगों के वैचारिक जो प्रदर्शन है उसमें वो देखने को मिलती है। भले ही हमारा बाहरी प्रदर्शन अलग हो गया होगा,
लेकिन वैचारिक रूप से हम वापस से बदल गए हैं। तो निश्चित रूप से आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब हम बाह्य प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसमें सभ्यता आ जाती है, और जब हम आंतरिक प्रदर्शन की, हमारी मन की इच्छाओं की व्यक्ति, ठीक है, हमारे मन के सोच विचार की शुद्धता की जब हम बात करते हैं तो हम संस्कृति पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना सरल है संस्कृति और सभ्यता को समझना। शाब्दिक अर्थ अगर आप समझ लें, ठीक है, तो उसके बाद में चीज़ों को डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया होगा, और इसी क्रम में दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कोर्स पर, जो हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन ऐप पर चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर मैं डिटेल में आपको सभी प्रकार की जो हमारी सभ्यताएं हैं और जितना भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है प्राचीन काल में, अलग अलग क्षेत्र, वैदिक संस्कृति से लेकर के सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, उत्तर मौर्य सभ्यता, गुप्तकालीन हमारा जो युग है, इन सभी चीज़ों पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, जो आपकी सभी परीक्षाओं, चाहे वो UPSC हो, वो आपका UGC नेट हो, स्कूल लेक्चरर हो, RPSC हो, हर एक परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाला है। आज ही मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक उच्च स्तर पर लेकर जाएं, कि जब तक आप चीज़ों को गूढ़ तरीके से निचले स्तर पर नहीं समझोगे और बाहर से केवल याद करने का प्रयास करोगे, तब तक आप उन चीज़ों की गहनता को नहीं समझ पाओगे और परीक्षा में इतनी सारी चीज़ों को याद रख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। और आज की कक्षा को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको कुछ समझ विकसित हुई होगी, जिसका प्रयोग आप अपनी परीक्षा में कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बात करूँगा फिर से ऐसे ही किसी मुद्दे पर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।